तो अभी हम आ चुके हैं देवल गांव के हम मेन गली जो बड़ी गली कहते हैं उसमें आ चुके हैं और हम अभी बड़ू जी से जानना चाहेंगे कि इस देवल गांव के बारे में कि देवल गांव की स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी और जो पहला जो इंसान है वो कौन आया था। तो जी थोड़ा सा बताएंगे हमको। हाँ, हमारे यहाँ जो टेम्बरे परिवार से जंगली नाम के पटेल आए थे वो अर्जुनी से आए थे। महाराष्ट्र में होती है अर्जुनी आज की तारीख में। हाँ। वो अर्जुनी से आए थे यानी करीबन सन 1700 में यानी 250 साल हो गया। उसके बाद में उनके मतलब बिलादरी चढ़ी तो उनसे मतलब जंगली से डोमा पैदा हुआ, डोमा पटेल। और उसके बाद में डोमा से मतलब काशी इठल लाड़कू हुए। इन्होंने फिर इस गांव को मतलब धीरे धीरे हर समाज को बिठाया गया और उसके बाद में आज नाना प्रकार की सारी समाजें यहाँ है। अभी हम जानकारी लिए गांव के बारे में, अब हम गांव के विशेषताएं के बारे में जानकारी लेंगे कि इस गांव में क्या खास है और क्या चीज़ अभी तक खास होते आ रहा है। तो अब इस गांव की खासियत के बारे में बताएंगे। इस गांव में ज़्यादा तो मैं बता रहा हूँ कबीरपंथी लोग रहे और कबीरपंथी में मतलब मोतीदास साहब का नाम गिना जाता था। मोतीदास साहब महंत थे, वो बहुत प्रख्यात आदमी थे और उन्होंने अपने मृत्यु के बारे में बताया, अवगत करवाया था कि मतलब जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन ज़मीन हिलेगी, भूईडोल होगा और हल्का सा बारिश आएगी। तो ये सत्य माना गया और हुआ, ऐसा हकीकत हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे। और उसके बाद में इस गांव में मतलब विशेष हमारे टेम्बरे परिवार में तेजलाल टेम्बरे, चिंतावन पटेल, इन्होंने इस गांव को भूमिका अच्छी निभाए। आप मुझे बताइए कि यहाँ शिक्षा की शुरुआत किस प्रकार और कैसे हुई। हाँ, यानी क्या है जी, इस ग्राम में और वस्तु स्थिति को देखते हुए अक्षर ज्ञान के लिए हमारे यहाँ बाजीराव जी बरई करके एक मास्टर थे। जो शासन द्वारा ऐसा नहीं था परंतु बच्चे शिक्षित होना चाहिए करके अक्षर ज्ञान देने के लिए निश्चित स्थान पर उन्हें अपने सिर पे बिठाल करके नाले नदियों से गांव घिरा हुआ है। हमारा ये गांव प्राय देखा जाए तो तीनों दिशाओं में नदी नाले इनसे घिरा हुआ है, तो दिक्कत का सामना न आए ऐसी स्थिति में वो जो बाजीराव मास्टर थे वो बच्चों को अपने कंधे पे ले जा करके नाली ढोडी से नयका करके लाड़सा स्कूल में जाके पढ़ाते थे। तो लाड़सा में भी कुछ यहाँ से जो काशी पटेल के लड़के थे शिवराम और तुकाराम, तो शिवराम पटेल वहाँ चले गया था। तो ये दोनों गांव यानी भाई भाई के रूप में है और दोनों एक ही मालकी के गांव है। तो ऐसी स्थिति में बाजीराव मास्टर थोड़ा सा ज्ञान उन्हें था शिक्षा का, तो वो बच्चों को पढ़ाते थे और इस कड़ी में लोग जुड़ते गए और इस कड़ी का फायदा उठाते हुए उरकुड़ा पोद्दार करके सुनार था, उसका लड़का तिलक उरकुड़े वो प्रथम शासन द्वारा मास्टर बना, शिक्षक बना और उसने शिक्षा में पदोन्नति करते गया और पदोन्नति करते करते एक महाविद्यालय में प्रोफेसर बने और आज वो जीवित है। उनकी भी उम्र कम से कम नहीं तो 90-95 साल के हो गए होंगे और वो आज अहमदाबाद में है जो गुजरात में होता है, वहाँ है। और ऐसे करते करते आज हमारा गांव अशिक्षित कोई नहीं है, सभी अक्षर का ज्ञान प्राप्त है। और आज हमारे यहाँ पहली से लेके 10वीं तक के क्लास है, EGS स्कूल है, कन्याशालाएँ हैं, आंगनवाड़ी 3 केंद्र बने हैं जहाँ बच्चों को सभी लोग शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजते हैं और सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। अभी अब कृषि के बारे में जानकारी लेंगे कि यहाँ की कृषि कैसी है और किस प्रकार कृषि का उत्पादन होता है। हमारे यहाँ क्या है जी, हमारे यहाँ मिट्टी के प्रकार में कुछ काला कन्हार, कुछ दोमट मिट्टी, कुछ सियार और कुछ कछारू भाग भी है। तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के कछार है, कन्हार कंडरट कछार कहते हैं और एक सीरट कछार कहते हैं और एक बलुआ कछार कहते हैं एक और। तो ये नदी और नाले से घिरा हुआ एरिया है और जब वो धान की खेती वाला एरिया अगर कह दिया जाए तो वो कन्हार में और सियार में बटा हुआ है। जो गांव के उत्तर वाला भाग जो है तो आधा पूर्व का भाग सियार में आ जाता है और नीचे वाला भाग उत्तर वाला कुछ दोमट में आ जाता है और उसके नीचे वाला डेल्टा प्रदेश जो आता है जो बीड़ कहते हैं उधर वाला कछार भाग में आ जाता है।
जो सीरट कसार कहते हैं उसे। फिर इधर दक्षिण वाला जो भाग है, दक्षिण वाले भाग में कनरट कसार आ जाता है, जो त्रिवेणी संगम से लेकर के ये इधर वो कोंडरी कांडरी का एरिया कहते हैं। हाँ, तो ये रोड सिंगुला जाने वाले रोड तक ये कनरट कसार आ जाता है। और फिर उसके ऊपर चढ़े पूर्व दिशा की वो दक्षिण में, तो वहाँ दोमट कसार आ जाता है, जिसका ढेला फूटता नहीं जी। अगर नांगर से जोतेंगे और ढेला बना तो फूटेगा नहीं, वो रेत वाला और दोमट मट्टी चिकटी मट्टी वाला है, तो दोमट आ जाता है। और उसके ऊपर से फिर पूर्व दिशा में चलेंगे तो कन्हार वाला एरिया गांव के दक्षिण भाग में गांव से लग करके है, और पूर्व में पूर्व वाला आधा भाग और दक्षिण वाला भाग शियार में आ जाता है जी। शियार में आ जाता है। तो खेती हमारे यहाँ क्या है सर कि अनावृष्टि भी है हमारे यहाँ और अतिवृष्टि भी है। तो अतिवृष्टि से नदी नाले भर आते हैं और खेतियाँ सब डूब जाती है और फसल नष्ट हो जाती है। और कभी कभी अनावृष्टि भी ऐसी होती है कि लोग पराह नहीं लगा पाते, और पराह लगा भी लिए इधर उधर से तो फसल नहीं हो पाती थी। तो सन 74 में क्या कब 75, हाँ 74-75 में फिर बाघ नदी द्वारा केनाल निकाली गई, जो पालडोंगरी से हमारे यहाँ दाई बाघ नहर प्रणाली के हिसाब से पालडोंगरी से हमारे यहाँ केनाल से सिंचाई हो जाती है जी। और वो केनाल गांव के शीर्ष भूमि से गया है। केनाल के दोनों तरफ पानी की आपासी होती है। अगर केनाल में भरपूर पानी दे दिया जाए तो देवल गांव की सुई भर जमीन भी बिना भींगे नहीं रह पाएगी। परंतु आज की स्थिति में हमारे चौवन्नी गांव में की खेती भींग पाती है, बाकी नहीं भींग पाती। हाँ, स्थिति ऐसी है कि चौवन्नी बंदी भींगेगी, खेती भींगेगी, और बाद में 12 बंदियाँ तो सूखा का सामना झेलना पड़ता है और बड़ी विपत्ति में यहाँ के किसान हैं। परंतु जब यहाँ घर द्वार सब बाल बच्चे जब यहाँ व्यवस्था है तो अन्यत्र पलायन, कुछ लोगों ने नहीं जम पाया तो अन्यत्र पलायन भी किया गया। यहाँ से बहुत कम से कम नहीं तो 30-35% लोग पलायन भी कर गए। आज की स्थिति में भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। ऐसी स्थिति में रोग राई के कारण भी काश्तकार खेती के भर से पेट नहीं भर पाता, और शासन द्वारा दिए हुए काम 4-8 दिन होते हैं और 4-8 दिन के बाद में काम खत्म हो जाते हैं। 4-8 दिन के बाद में काम खत्म हो जाने के कारण लोग कहाँ पेट भर पाएंगे। ऐसी स्थिति के कारण बहुत दयनीय स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पुरातन से हमारे यहाँ धान की खेती की जाती है। धान की खेती जैसे दबोल बंदियाँ हैं, जहाँ दंड बंदियाँ हैं, वहाँ पर भारी धान बनाया जाता है जिनकी 140 से 145 साल उम्र होती है। और जहाँ पानी की कम मात्रा है, पानी कम नमी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर 110 से 120 दिन का धान बनाया जाता है। यहाँ पर मोटी वैरायटी और बारीक वैरायटी के भी धान बनाए जाते हैं। और दूसरे ऐसे कोई ऐसे यहाँ ये नहीं है कि इससे हट करके दलहन की तिलहन की खेती, पहले दलहन तिलहन की खेती होती थी पर घाटे का सौदा होता था। आज दलहन तिलहन की खेती नहीं हो पा रही है क्योंकि उर्वरा यानी रासायनिक खाद का उपयोग करने के कारण हमारी जमीन पत्थर समान कठोर हो गई है। जो पहले धान में हम बोते थे उताड़ा, जैसे धान में ही सींच देते थे, तो जड़ पहले कोमल जमीन होने के कारण जड़ उसकी बीज की अंदर चले जाती थी, जिससे हमको उत्पादन होता था। आज सींचने के बाद में वो अंकुरित तो होता है परंतु जमीन के ऊपर उसकी अंकुर चली जाती है, और जैसा उसकी नमी समाप्त होगी तो पेड़ मर जाता है। आज की कंपोस्ट खाद का भी बहुत कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर जानवर पालने से भी बहुत आदमी को नुकसान होता है, क्योंकि 20 रुपये लीटर दूध जाता है और 32-36 रुपया किलो खुराक है। तो 32-36 रुपये खिला, तो जितना किलो खिला उतना लीटर दूध बढ़ता है। तो 36 रुपये खिला और 20 रुपये किलो बेचो दूध। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। और हम चाहते हैं कि शासन तो करती है परंतु औपचारिकता का काम करती है, परंतु डायरेक्ट रूप से किसान को कोई फायदा नहीं हो पाया है। जैसे दूध के रेट बढ़ना चाहिए,
मजदूरी का कहो, सोडे का कहो, दवा का कहो, छिड़काव का कहो, बिजाई का कहो, इसके हिसाब से वो अपने खेत में उन्नति कर रहा है तो वो आदमी अपना आजीविका नहीं कर सकता और उसे पलायन करना पड़ता है। तो अब हम जानकारी लेंगे यहाँ के राजनीतिक के बारे में, जो कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई और किस प्रकार हुई। तो हमारे को राजनीति के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। राजनीति के बारे में क्या है जी, जब हमारा भारत देश गुलामी से आज़ाद हुआ और स्वतंत्र हुआ और तो हमें ये संचालन के लिए संविधान बनाने को थोड़ा टाइम लगा। तो संविधान बनते तक यानी 1952 तक ये संविधान बन गया। उस स्थिति में ये कार्यप्रणाली को किस प्रकार चलाया जाए करके पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी और मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी और इस स्थिति में नेतृत्व किसी एक व्यक्ति को सौंपा जाए तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो देवलगांव ग्राम है बालाघाट जिले के अंतर्गत लांजी क्षेत्र के में और देवलगांव है, जिसमें सांसद के लिए चिंतामण राव गौतम जीवनारा से उन्हें मनोनीत किया गया और देवलगांव से तेजलाल टेमरे, जिनके पिताजी का नाम हरिचंद टेमरे था, उन्हें विधायक के लिए मनोनीत किया गया। उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी और नागपुर में विधानसभा भवन था, तो वहाँ विधानसभा में प्रथम आदमी बालाघाट जिले से देवलगांव के तेजलाल टेमरे विधायक के रूप में अपनी बात वहाँ रखते थे और जिले से चिंतामण राव जी गौतम वो सांसद के रूप में थे। तो ऐसी स्थिति में जिस समय एक कांग्रेस नाम की पार्टी राजनीति में आई और उनमें उस समय जब चुनाव हुआ तो सांसद के लिए चिंतामण राव गौतम और हमारे यहाँ से तेजलाल टेमरे विधायक बने। ऐसे ही विधायक बनते बनते 2-3 बार जीतने के बाद में वो परसवाड़ा क्षेत्र चले गए और उनका मेन कार्य था वकालत। उनने ऐसी शिक्षा प्राप्त की, LLB की और पहले बालाघाट कोर्ट में वकालत करते थे और फिर उनकी वकालत हाई कोर्ट में भी पैरवी करते थे और बाद में उन्हें बालाघाट को छोड़ के हाई कोर्ट जबलपुर में ही अपने केस लिए और टाटा बिरला करके कोई उद्योगपति होते थे, उनके वो वकालत उनके तरफ से जो करते थे वो उनकी यानी पे लेते थे। वहाँ तक के भी उनका वकालत चली और परसवाड़ा क्षेत्र से भी वो विधायक बने और विधानसभा में उनको ऐसा स्थान, कभी कभी कैबिनेट मंत्रालय के 5-5 विभाग मिलते थे। तो मेरे जानते में वो सहकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री थे, मत्स्य पालन के कैबिनेट मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, फिर लोक निर्माण मंत्री भी थे और कृषि मंत्री भी थे। 5-5 विभाग उनको साथ में देते थे और फिर कुछ दिन के बाद में वो विधानसभा अध्यक्ष भी बने कुछ दिन के लिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे यहाँ देवलगांव की भूमिका जिले में प्रथम स्थान लेती है और सांसद के लिए भी सांसद के लिए भी हमारे जीवनारा से चिंतामण गौतम जी जो सांसद बनते थे और वो अभी आजकल बालाघाट में रहते हैं और तेजलाल टेमरे का भी परिवार बालाघाट में रहते हैं। तो तेजलाल टेमरे के 3 पुत्र थे, राजेश टेमरे, पहले धनंजय टेमरे बड़े लड़के जो अमेरिका में रहते थे, अमेरिका से आए नहीं, फिर बाद में वृद्ध हुए तब वो आए और राजेश टेमरे वकालत करते हैं और राकेश टेमरे छोटे लड़के हैं जो जबलपुर में है, अभी वो कोई विभाग में नौकरी में है। और उसी प्रकार चिंतामण राव गौतम के पुत्र विनायक राव गौतम और मधुसूदन गौतम, तो मधुसूदन गौतम भी
बालाहाट जिले के विधायक 2-3 बार रहे। हाँ, और ऐसे फिर वो बालाहाट में बैठ गए देवलगांव छोड़ करके, और फिर हमारे यहाँ सबसे शुरू नंबर के सरपंच आजवा पटेल, फिर आजवा पटेल के बाद में नेतलाल जी टेमरे सरपंच बने। उसके बाद में मिल्टन हरिन खेड़े सरपंच बने। हाँ जी, हाँ, क्या है अब, क्या है इस बीच में तो भरतलाल जी और कड़े, फिर अभी महिला में देवीलाल चौधरी की बहू थी, वो सरपंच थी। और अभी हाल फिलहाल में कमल किशोर ठाकरे के यहाँ पुष्पा ठाकरे सरपंच के लिए चुनी गई है। ऐसा है ये राजनीति की बेस। हम अभी अब किसान से जानकारी लेंगे। अब ये लेके जा रहे हैं, एक का हाथ में हसिया और ये बोरा है जो कि इसमें धान लाने की कोशिश करेंगे शायद तक, या जानकारी लेते क्या करेंगे अभी। तो आप अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी खेत जा रहा हूँ। तो खेत में अभी क्यों जा रहे हैं? मैं खेत में जानवरों के लिए घास लाने जा रहा हूँ। तो ये अभी जानवर के लिए घास लेने जा रहे हैं। तो आप बताइए कि आपके खेत की स्थिति क्या है अभी? मेरे खेत की स्थिति अच्छी है। तो अच्छी है, तो आज फसल और आंसू बहुत अच्छी होने वाली है। फसल अच्छी होने वाली, कोई टेंशन नहीं है। तो जो सरकार की तरफ से जो चीज़ें आपको मुहैया करा जाती है, क्या वो आप तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच बहुत पाती? कम। बहुत कम। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मुहिम हो? हमारा कहना यही है कि किसानों को भरपूर लाभ मिले जितना हो सके। अभी जैसे बाढ़ में हमारे देवलगांव ग्राम में नाले किनारे की जो खेतियां है जो बर्बाद हो गई, जिसका सर्वेक्षण पटवारी द्वारा किया गया है। मैं यही कहता हूं कि उन किसानों को जितने जल्दी हो सके नुकसान की मतलब मुआवजा दिया जाए। जी 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 जी। और हो सके तो गवर्नमेंट शासन से ये भी हमारा कहना है कि हो सके तो हमारे पास, हमारे किसानों के पास पर्याप्त मतलब बिजाई समाप्त हो गई, जो उनने खर्च किया वो भी गया, सब कुछ यानी बाढ़ ने लेके चल गया। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो शासन द्वारा पूर्ति की जाए, ये हमारा किसानों का कहना है। अभी प्रशासन आया था, सब सर्वे किया, तो आपको क्या आश्वासन दे के गया कि कितने? आश्वासन तो यही दे के गया है कि भाई मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? मरने के बाद में अगर मुंह में पानी डालोगे तो आदमी जिंदा होने वाला नहीं है। तो एकड़ के हिसाब से कितना देने का वादा करके गए अभी? वो तो जो अब मेरी खेती तो सर उस एरिया में नहीं है, और जिनकी खेती उस एरिया में है शायद वो ही बता पाएंगे। जैसे कि ये भाऊ है, वो भाऊ है, इनकी खेती नाले किनारे अधिक मात्रा में होती है। मेरी खेती तो सीधे रास्ते पे है सर। मेरी खेती में उतनी क्या है, बाढ़ नहीं गई, और मुझे फसल अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फुल मात्रा में होगी। नो टेंशन, नो बीमारी। तो जो जिनकी फसल नहीं हो पा रही, जो गरीब है, जिसका सब कुछ चले गया है, तो आप कुछ उनको मदद करना चाहेंगे? मदद सर, गरीब आदमी तो मदद नहीं कर सकता, वो तो सब शासन के ऊपर है सर। शासन मदद दे रही, फिर हम क्या मदद दें? तो आपके खेत में इतनी अच्छी फसल है, इसका श्रेय किसको देंगे? और आप कौन कौन सी सोडा और दवाई डाले हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? मेरे खेत में सर हमारे भारत के निवासी जिनको हम परमेश्वर ही मानते हैं, अशोक भाटिया जी और उनके पुत्र सत्यम भाटिया जी, उन्होंने जो कंपनी खोली है IMC, मैं वहीं से दवा उपयोग करता हूँ और वहीं की दवा मैं मारता हूँ। मैं रासायनिक खाद का प्रयोग कम करता हूँ और मेरा चलता है सर गोबर खाद। ओहो, गोबर खाद और वो दवा मारता हूँ, उससे मुझे जो भी फसल हो जाए। अब तो सर आगे, मैं तो अभी कह दिया भरपूर फसल की, आगे का मैं भी नहीं बता सकता कि क्या होगा। वर्तमान में ठीक है सर, आगे का मैं भी नहीं, कल अगर मर जाऊँ तो सर कोई बताने वाला, बोलने वाला नहीं है। तो वही दवा का मैं प्रयोग करता हूँ। आगे कोई और रोग लगने के कोई ऐसा कारण? ना सर, ना ना ना, नहीं ना? नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।